सर ध्यान दो, पीजीपी चार्जिंग सेक्शन 28। अगर कोई पर्सन चार्जिंग सेक्शन में कवर नहीं हुआ तो उसके लिए पीजीपी हेड पढ़ना बकवास। सर पीजीपी में कौन सी इनकम टैक्सेबल है? जो बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। पर सर कुछ और भी इनकम से जो इन्होंने नोटिफाई करे सर, जैसे कंपनसेशन। सर कंपनसेशन मिला हो आपको इंडियन कंपनी से, एनी अदर कंपनी, कहीं एजेंसी से, या गवर्नमेंट से, या कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने पे या मॉडिफिकेशन पे अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल है सर सेक्शन 28 में। ठीक है। अगला इनकम डिराइव बाय अ ट्रेड एसोसिएशन प्रोफेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर। ये बहुत सिंपल है सर। फिर इंसेंटिव फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस, इसमें ये सब नाम ना ध्यान रखना, एग्जाम में ये सब नाम आते हैं सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, डीईपीबी या डीएफआरसी, ये सब आते हैं एग्जाम में। ठीक है। ये सब से जो भी आपको प्रॉफिट होगा या इंसेंटिव होगा वो टैक्सेबल है सर। अगला है बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये पॉइंट तो बड़ा बवाल होता था, तो हम क्लास में बहुत डिस्कस किए, याद है? बिजनेस में बेनिफिट और परक्विजिट्स बहुत हो सकते हैं सर, बहुत हो सकते हैं बेनिफिट्स। मैंने आप लोगों को कई सारे रेगुलर क्लासेस में एग्जांपल दिए थे कि सर मान लो अगर मेरा मोबाइल का काम है तो मैंने सामने वाले को बोला तू 10 मोबाइल बेच, एक मोबाइल तेरे को मैं फ्री दे दूंगा। बेनिफिट और परक्विजिट बहुत हो सकते हैं सर बिजनेस और प्रोफेशन, बहुत। तो सर अगर आपको बेनिफिट या परक्विजिट बिजनेस प्रोफेशन में मिलते हैं तो वो पीजीईपी में, पर अदर देन दैट बेनिफिट और परक्विजिट मिलते हैं तो पीजीईपी में नहीं है, आईयूएस जिंदा है उसके लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है। और टीडीएस का भी सेक्शन 194 आर याद रखना। ठीक है, याद रखना, ऐसे रिस्पेक्टिव याद रखा करो। ठीक है। कई बार क्या होता है जो टोटल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टोटल इनकम के क्वेश्चन में आपको टीडीएस का भी रिलेवेंस हो जाता है, तो ध्यान रहेगा तो आप सेफ साइड पे रहोगे। पार्टनर रेम्युनरेशन, ये तो बहुत सिंपल है। पार्टनर्स रेम्युनरेशन ये बहुत सिंपल है सर। पार्टनर को जो भी रेम्युनरेशन मिलती है वो पीजीपी में टैक्सेबल होती है सर, नॉट इन सैलरी। नॉन कंपीटिंग फीस टैक्सेबल है सर, बट याद रखना सर अगर कंपनसेशन मिला है फॉर ये multilateral multilateral fund of the Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer, तो वो टैक्सेबल नहीं होता सर, वो कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं है। ठीक। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेसमैन से रिलेटेड है तो पीजीपी, सैलरीड पर्सन से है तो सैलरी, और अगर ये दोनों का नहीं है तो आईयूएस। ये पॉइंट अभी छोड़ दो। ये पॉइंट देखो, मैं आपको ये पॉइंट की खास बात यही बता रहा था कि हम इसको आईएचपी में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी है, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया है, पर ये कंफर्म नहीं किया है कि ये अमेंडमेंट अभी एप्लीकेबल करेंगे कि नहीं करेंगे। एज सच तो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल 1/4/2025 से होगी सर, तो आपके लिए क्यों ये एप्लीकेबल होगी? आप लोग तो मई सितंबर जनवरी वाले हो, तो आपके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेबल होने वाली है नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। बट स्टिल ये यहाँ लिखा हुआ है, इवन इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। बाकी तो इंस्टीट्यूट जब स्टैट्यूटरी अपडेट निकालेगी तो क्रिस्टल क्लियर होगा कि अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी आपके अटेम्प्ट के लिए कि नहीं होगी। मई के लिए तो मेरे को चांस ही नहीं लगता होगी, मई के लिए तो चांस ही नहीं है। सितंबर के लिए भी मेरे को नहीं लगता चांस है। जनवरी वालों के लिए माइट भी पॉसिबल इसको एप्लीकेबल कर दे, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट में डाल चुके हैं। अब वो तो इंस्टीट्यूट बताएगी स्टैट्यूटरी अपडेट से वो कौन सा एप्लीकेबल करेगी नहीं करती। याद है ये मैंने आपको लास्ट टाइम आईएचपी रिवाइज कराया था तब भी बताया था कि सर अगर कोई पर्सन अपना घर किराए पे देता है और किराए पे देने का बिजनेस करता है, तो पहले क्या होता था, हम उसको पीजीपी में ले जाते थे, अब पीजीपी में नहीं ले जाते उसको हम। अब उसको हम कहाँ लेके आते हैं सर? आईएचपी में लेके आ जाते हैं। ये चेंज हुआ है, बट अभी एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल देखेंगे। ठीक है। सेक्शन 29 तक कंप्यूटेशन ये बहुत अच्छे से हमने सीखा था सर। नेट प्रॉफिट, फिर ऐसे एक्सपेंस जो आपने माइनस कर दिए, नहीं करना चाहिए था ऐड कर दो। लेस ऐसी इनकम जो आपने ऐड कर दी बट ऐड करनी नहीं चाहिए थी। लेस करो जो इनकम माइनस होनी चाहिए थी, लेस करो जो सॉरी ऐड करो वो इनकम जो ऐड होनी चाहिए थी, और लेस करो ऐसे एक्सपेंस
जो माइनस होने चाहिए थे, ये सब आप एडजस्टमेंट करोगे तो पीजीपी की इनकम आ जाएगी। आखिरी दिन इसको तो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम ऐसे इन लोग क्या करते हैं, आपको ना बड़े क्वेश्चन में एक ट्रांजेक्शन ऐसे दे देंगे, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोला है सर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक और शेयर्स, सर हम इसे स्पेकुलेटिव नहीं मानते। मतलब इससे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो नॉर्मल बिजनेस का होगा, तो हमें इसे नॉर्मल बिजनेस जैसा ट्रीट करना है। जब आप पीजीईपी के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस, आपको दिखाना पड़ेगा अलग अलग। नहीं दिखाओगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कौन सा बिजनेस क्या है, और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हमने स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बड़े अच्छे से समझा था सर। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन में डिलीवरी नहीं है सर, डिलीवरी नहीं है सर। अगर डिलीवरी नहीं है तो वो स्पेकुलेटिव है सर। जहां पर स्टॉक शेयर्स की बात हो बट डिलीवरी नहीं होना चाहिए सर। अगर डिलीवरी है तो वो स्पेकुलेटिव नहीं है सर। ठीक है, फ्यूचर फॉरवर्ड भी याद रखना। ठीक है, तो सर इन्होंने बोला कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको हम स्पेकुलेटिव नहीं मानते। तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मर्चेंडाइज, स्टॉक, शेयर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये सब स्पेकुलेटिव नहीं है। मतलब ये सब नॉर्मल बिजनेस है। और अगर नॉर्मल बिजनेस है तो इनके लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और स्पेकुलेटिव है तो 4 साल। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही होगा एडजस्ट, पर सर नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये काम का होता है, हमें ध्यान रखना होता है सर। ठीक है, फिर हमने बोला था सर डीम्ड स्पेकुलेटिव याद है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73, जहां पर सर मेरे एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। पार्ट आधा काम, अगर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स है तो वो आधे काम को हम डीम्ड स्पेकुलेटिव मानते हैं सर। क्या हो गया? ठीक है सर, हाफ पार्ट को हम डीम्ड स्पेकुलेटिव मानते हैं। फिर हमने बोला था सर हम दो ऐसी चीजें जिनको डीम्ड स्पेकुलेटिव की कैटेगरी से बाहर रखें। ऐसी कोई कंपनी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बिजनेस इनकम से है ही नहीं सर, क्या बिजनेस से नहीं है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसका काम ट्रेडिंग इन शेयर्स है सर, रेगुलर काम करती है सर, तो उसको हम सर बाहर रखे डीम्ड स्पेकुलेटिव से। उसके बाद ये सब आपको आखिरी दिन रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 30-31, ये कहानी याद है सर? एकदम सिंपल है, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग। 30-31 में दोनों आ जाता है सर। करेंट रिपेयर हो जाएगा तो मिल जाएगा, कैपिटल नेचर का होगा तो रिपेयर नहीं मिलेगा सर। कैपिटल नेचर का रिपेयर आप ऐड करते हो एसेट की वैल्यू पे और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपन टैक्सेस क्लेम कर सकते हैं। ये क्या था? तो सर हमने बोला था सर करंट रिपेयर्स हम क्लेम कर लेते हैं, कैपिटल नेचर का होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। सर अगर बिल्डिंग से रिलेटेड टैक्सेस वगैरह पे होंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह, वो हम क्लेम कर लेंगे। बट याद रखना म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह के लिए सेक्शन 43 जिंदा है, और 43B बोलता है पे हो जाना चाहिए मेरे भाई। नहीं, हम पढ़ेंगे 43B तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था सर अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी लीज में दी गई है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेजर क्लेम करता है, लेजी नहीं क्लेम करता। लेजी उतने ही पार्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा जितना वो बनाएगा सर, सुपर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा सर, उतने पे ही क्लेम करेगा। समझ आया? अगर कोई पर्सन हायर परचेज में कोई गुड्स लिया है तो हायरर जो गुड्स को लिया है वो क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन। समझ आई बात? ये ध्यान रखना सर, ये सब गलतियां हो जाती है एग्जाम में, छोटी छोटी बातें बट गलतियां होती है। आगे बढ़ो।
उसके बाद सेक्शन 32 पढ़े थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन तो जान है सर, पूरे पीजीपी की जान होती है डेप्रिसिएशन। हम जैसे ही पीजीपी पढ़ेंगे, एंड में मैं आपको एक साथ पूरे 115 बीएससी के इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स लिखवाऊंगा। मेरे हिसाब से वो आप नोट कर लेना। अभी नहीं बता रहा बीच बीच में, अभी तो सिर्फ बोल के बताऊंगा, उस टाइम हम लिख लेंगे एक साथ, लिखा हुआ रहेगा तो सेफ साइड पे रहोगे सर। तो सेक्शन 32 बोलता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल सर। अब हम इतना तो बेसिक समझ गए सर, एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है, ये सब हम बेसिक समझ चुके हैं सर। अभी जो मेन मुद्दे वाली बातें हैं वो मेरे को लगता है ध्यान रखना चाहिए सर। अगर आप एसेट के रजिस्टर्ड ओनर, क्या बेनिफिशियल ओनर भी रहोगे ना, तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। एकदम काम की बात है, टू द पॉइंट बात है। अब मैं आपको एकदम बचपन वाली बातें लेके नहीं जा रहा हूँ सर, कि वो एसेट बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। पर्सनल में तो वैसे भी डेप्रिसिएशन आप कैसे क्लेम करोगे, पर्सनल नेचर के खर्चे पीएल अकाउंट में वैसे भी नहीं जाते हैं सर। सर एसेट का पुट टू यूज, सर रेडी टू यूज से मेरे को कोई मतलब नहीं सर, पुट टू यूज, पुट टू यूज होना जरूरी है। अगर पुट टू यूज है और वो भी 180 डेज से ज्यादा है, तब आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। सर 180 डेज से कम रहा तो सर डेप्रिसिएशन आपका आधा हो जाएगा, और 180 रहा तो पूरा मिलेगा। ठीक है, समझ आया। एग्जाम में बहुत रेयरेस्ट इस पॉइंट को टच किया है, बट टच तो किया है सर। अगर कोई प्लांट मशीन ट्रायल रन के लिए भी है, तो मान लिया जाता है सर ट्रायल रन के लिए भी यूज हो रही है, मींस यूज हो रही है सर। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं दे रहे सर, ऑप्शन नहीं दे रहे। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप बुक से एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, मैं बेसिकली बोलूंगा प्लांट एंड मशीन का इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का याद रखना इंपॉर्टेंट है, और बुक्स का याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। ऐसा नहीं है बाकी कभी आए नहीं है। फर्नीचर फिक्सचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, आ सकते हैं। मेरे को जो पॉइंट लगा सबसे इंपॉर्टेंट था एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड ना अपन एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन किए थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जहां पर फर्नीचर की कॉस्ट निकाल रहे थे हम, और फर्नीचर की कॉस्ट निकालते टाइम फर्नीचर की कॉस्ट थी 30,000 कुछ थी। उसमें ना कुछ फ्रेट का था, कुछ उसकी कॉस्ट का पे किया था। तब हम वहां पर ना लड़ लिए थे सर, तब हम वहां पर लड़ लिए थे, क्योंकि जो फ्रेट का पे किया था उसने 10,000 से ज्यादा कैश पे किया था। तो सर जब हम कोई एसेट की एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, तो वहां पर 10,000 की लिमिट अप्लाई होती है सर कैश पेमेंट के लिए। अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश दिया है सर, तो वो एसेट की वैल्यू का पार्ट नहीं होता। पर वो नहीं होता सेक्शन 43(1) के कारण नहीं होता सर। हरी बात समझ, आप उसको सेक्शन 40A 43A, ठीक है, 43A में मत लेके जाओ, यहां पर है सर सेक्शन 43(1) है जो डिसअलाउ करता है। हाँ, आया सबको समझ, याद रखना सर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई एसेट 10 लाख की है और आपने 1 लाख रुपए कैश दिया है, तो सर एसेट की कॉस्ट 9 लाख की मानी जाएगी, ये ध्यान रखना। फिर हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं सर, एक्चुअल कॉस्ट निकालते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। इससे एक बार क्वेश्चन आया था, कोई स्टूडेंट छू भी नहीं पाया था सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था इससे। एक तो परचेज प्राइस, वेरी सिंपल सर, जितने में आपने खरीदा। दूसरा है सर डायरेक्ट कॉस्ट, उससे जो रिलेट करेगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, पैकिंग वगैरह, जो भी खर्चे होंगे सर वो सब ऐड कर लो सर। अगला इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। एसेट को पुट टू यूज करने से पहले का जितना इंटरेस्ट होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो पीएल अकाउंट में माइनस होगा सर, ये थोड़ा ध्यान रखना सर। ठीक, फिर लेस अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो भी रहेगी सर, लेस अगर आपको गवर्नमेंट, लेस अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या सब्सिडीज मिल रही होगी, एड या लेस सर अगर आपने इंडिया के बाहर से एसेट खरीदी है तो सर हमें देखना पड़ेगा इंडिया के बाहर से अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सर, सेक्शन 43A पिक्चर में आता है और ये बोलता है सर कि जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो पेमेंट करते टाइम एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। मतलब
जब आप एसेट के लिए बात किए थे तो 50 रुपए था रेट डॉलर का, और मान लो जब आप पेमेंट करने गए तो 43 हो गया सर, तो 7 रुपीज कम हो गया तो लेस होगा सर पेमेंट करते टाइम। अगर मान लो सर पेमेंट करते टाइम यही 50 का 52 हो गया तो हम 2 रुपए ऐड कर देंगे एसेट की कॉस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, याद रखना पेमेंट करते टाइम, बस ये ध्यान रखना पेमेंट करते टाइम, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी एसेट की सर। उसके बाद आगे कहानी बढ़ी सर WDV। याद है मैंने आपको ऐसे चार्ट बनाया था क्लास में, खोखे में एसेट है, खोखे में एसेट नहीं है, याद आया? खोखे में एसेट है, खोखा है, खोखा नहीं है, ऐसे बनवाया था सर। ब्लॉक एग्जिस्ट, ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ब्लॉक एग्जिस्ट है सर, खोखे में एसेट है, और मान लो एक एग्जांपल ले लो, याद करो आप लोग को मैं ऐसे फिगर भी दिया था सर, 10 लाख की एसेट है, 5 एसेट है सर, 4 बेच दिया और 6 लाख में बेच दिया, तो सर बचा जो 4 लाख है उस पर आप डेप्रिसिएशन ले लो, 4 लाख पे डेप्रिसिएशन लो, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे। बट सर मान लो आपके पास सर 5 एसेट्स है, 10 लाख की है, उसमें से 4 एसेट आपने 12 लाख की बेच दी, तो सर 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा मेरा फिर एक क्वेश्चन आ रहा था सर, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये कौन सा वाला है, 111A वाला कि नॉर्मल वाला? सर ये नॉर्मल वाला है, 111A नहीं है। 111A तो उन्होंने खुद क्लियर किया कि 3 ही चीजें आती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है तो वहां टैक्स भी निकालना होता है, तो टैक्स कैसे निकालोगे अगर ध्यान नहीं होगा आपको? तो इसीलिए ध्यान होना चाहिए, ये नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सर अगर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही नहीं बचा, खोखा ही नहीं बचा, तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। खोखा नहीं बचा तो डेप्रिसिएशन कभी नहीं आएगा। वो जो चार्ट है ना उसको यहाँ चिपका लेना सर, बहुत हाँ, मशीन पड़ी हुई है बट डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं, हाँ सर वो मैं कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो पीजीईपी पढ़ रहे हैं, मिक्स हो जाएगा कंसेप्ट। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कनेक्ट किया कि ये नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए बता दिया क्योंकि आप जब टैक्स निकालोगे एग्जाम में तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी, गलत टैक्स रेट लगा दोगे, इसलिए बता दिया, हड़बड़ी में होती है गलती। अच्छा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं है, लास्ट गुडविल पे 1920 तक डेप्रिसिएशन लगा है, उसके बाद नहीं लगा है। सर ये पॉइंट अभी भी एग्जाम में आ सकता है, आपको लग रहा है ये मजाक, अभी भी आ सकता है। लास्ट 1920 तक गुडविल पे डेप्रिसिएशन लगा है, उसके बाद गुडविल पे डेप्रिसिएशन हट चुका है सर, ठीक है, ध्यान रखना सर। क्लब सेल वाली कहानी तो हम यहाँ क्या सीखेंगे, वहां पर सीखेंगे कैपिटल गेन वाले में। फिर हम ये सीखे थे याद है, अगर सर कोई एसेट पार्टली बिजनेस पर्पस पार्टली पर्सनल पर्पस तो अलग अलग कर दो। सर वो बिजनेस डीमर्ज हो गए, याद आया, वो हम अपोर्शन किए थे डेप्रिसिएशन, वो कर, ये सब सिंपल था। सेक्शन 43 है मैंने आपको बताया सर, अगर मैंने एसेट इंडिया के बाहर से लिए तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी सर कि जब मैं पे करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना पे करते टाइम एक्सचेंज रेट पे क्या डिफरेंस है, वो बाकी पूरे दुनिया जहान का देगा आपको, वो महीने के एंड का देगा, साल के एंड का देगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है बाकी दुनिया से। मेरे को जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तब मेरे को देखना है सर कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, तो इनसे मेरे को बहुत मतलब है, ठीक है। फिर हमने बोला था सर अमेलगमेशन डिमर्जर या बिजनेस, अबे यार क्यों काट दिया मैं, क्या चीज? जितना पेमेंट करूंगा उतने का एडजस्टमेंट करूंगा, चाहे मेरे को $1 पेमेंट करना पड़े या $1,00,000 पेमेंट करना पड़े। अगर मुझे टोटल में $1,00,000 पेमेंट करना है, पर अगर मैंने पे $10,000 किया तो मैं तो एडजस्टमेंट 10,000 का ही करूंगा।
जो पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है। फिर ये अपॉर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने आपको सिखाया था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, जो पर्सन जितना एसेट को यूज करता है उस बेसिस में बांट देते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन बवाल मचा के रखा है ये, क्योंकि साला यही तो एक लॉट है जो 115 बीएससी का बवाल मचाता है। मैं आपको ना इसका पूरा ट्रीटमेंट एक साथ आखिरी में लिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी कुछ कहूंगा तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा फ्लो, क्योंकि आखिरी में 115 बीएससी में आपके लिए पूरा बोलूंगा, तब आप लोग भी एक साथ पूरा नोट करना 115 बीएससी, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन किसमें मिलता है सर? क्या सर्विस वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, ट्रेडर को नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर है सर, और पावर जनरेशन वाले लोग, ठीक है, याद रखना, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन लोगों को मिलता है सर, इन लोगों को मिलता है सर। बट याद रखना वेसल एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा, शिप्स वगैरह में नहीं मिलता सर एडिशनल। न्यू प्लांट एंड मशीन होना चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीन, ठीक है, याद रखना सर, न्यू प्लांट एंड मशीन। कितना मिलेगा सर? 20%। सर अगर 180 डेज से कम यूज किए तो आधा, बैलेंस आधा अगले साल क्लेम करेंगे। हाँ, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉस्ट में मिलेगा, आप अगले साल ऐसा नहीं करेंगे कि WDV जो बची उसका 10% निकालें, नहीं सर, जो आपने पहले कॉस्ट रखी थी उसी का 20% देखेंगे। इस साल 10 क्लेम किए तो बचा नेक्स्ट 10 नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे। क्लियर है? कुछ केसेस है जहां पर एडिशनल नहीं मिलता। सेकेंड हैंड याद है, ऑफिस अप्लायंसेज, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, ऑफिस प्रीमाइसेस, गेस्ट हाउस वगैरह, या फिर ऐसी कोई प्लांट एंड मशीन जिसकी वैल्यू आप पूरी क्लेम कर चुके हैं। याद है 35 सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक बेनिफिट्स, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। वाओ, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है सर। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ कहानी ये है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप इसको इनडेफिनेट पीरियड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, बस सैलरी में मत ले जाना इसको। आप ये भूल जाओगे एग्जाम में, आप लोग भूल जाओगे कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपन कैपिटल गेन तक ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे सर। इसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, ना भी फाइल करो तो भी क्लेम कर सकते हो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये सबसे जबरदस्त चीज है इसकी। हाँ, बस सैलरी में मत ले जाना, वहां अलाउड नहीं है, ठीक है। अगला है सर पावर जनरेटिंग यूनिट। इन लोगों को हमने ऑप्शन दिया था सर, इन लोगों को हमने ऑप्शन दिया था, हमने ऑप्शन दिया था तुम चाहो तो SLM ले सकते हो, बट इसमें याद रखना हमने ऑप्शन किसको दिया था? जनरेशन वाले को, ट्रांसमिशन वाले को। पर अगर कोई आदमी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो उसको ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नहीं था सर उसके पास। हमने इसको बोला था भाई सुनो, तुम्हारी 10 लाख की एसेट, 9 लाख WDV, तुम 7 लाख में बेच दिए, 2 लाख टर्मिनल डेप्रिसिएशन, 10 लाख की एसेट, 9 लाख WDV, 9,50,000 में बेच दिए, 50,000 बैलेंस चार्ज, 10 लाख की एसेट, 9 लाख WDV, 12 लाख में बेच दिए, सरकार बोली 1 लाख बैलेंस चार्ज, 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सेक्शन 35, ओहो, ये तो बड़ा बवाल बचा के रखा है, क्योंकि ये भी 115 BSc के ट्रीटमेंट में। हाँ हाँ, बैलेंस चार्ट PGP की क्रेडिट साइड की इनकम है ना, बैलेंस चार्ट PGP की क्रेडिट साइड की इनकम है, ध्यान रखना सर। साइंटिफिक रिसर्च ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 115 BSc का इसमें ट्रीटमेंट है, अदरवाइज तो मैं कैसे याद रखता हूँ पता है? साइंटिफिक रिसर्च 100% मिल जाएगा, एक्सेप्ट लैंड, लैंड मत लेना सर। बाकी नॉर्मल प्रोविजन के लिए तो ये इतना ही आसान है, एक लाइन पे 100% मिल जाएगा, जमीन का नहीं मिलता सर। अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, आपने जब से बिजनेस कमेंस किया उसके पहले के 3 साल के मिल जाते हैं, प्रोवाइडेड 2 ही चीजों के मिलते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी जिसमें परक्विजिट अलाउंसेस नहीं आते, ठीक है, सिर्फ सैलरी। और सर कैपिटल नेचर का भी है ना, तो भी पीछे के 3 साल का दे दूंगा मैं आपको, बस जमीन का मत लेने आना सर, लैंड का मत लेने आना, बिल्डिंग बिल्डिंग ले लो, दे दूंगा मैं आपको।
इसमें भी 115 बीएससी का बवाल है, मैं आपको एंड में पूरा लिखवाऊंगा, नहीं एक साथ पूरा लिखवाऊंगा, वो एक साथ रहेगा 115 बीएससी। आओ आगे पढ़े हम, एक नालायक को आगे और पढ़े हम। सर ये जो साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट्स है सर, अगर इनको यूज करके बेचा तो सर इनकी वैल्यू तो हो जाती है नील। अब कल के दिन अगर मान लो ये एसेट 10 लाख की, एग्जाम्पल 10 लाख की है, ठीक है, और आपने कल के दिन इसको 5 लाख में बेचा, तो ये 5 लाख रुपीज आपकी पीजीपी की इनकम है। सर अगर 10 लाख की एसेट है, आपने 12 लाख में बेचा, तो सरकार बोलती है बैठ भाई, 10 लाख रुपए तेरा पीजीपी में जाएगा और 2 लाख रुपए जो है 2 लाख रुपीज तेरा कहा जाएगा कैपिटल गेन, क्योंकि तू कॉस्ट से ज्यादा में बेच दिया है। याद आया? अगला है सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस, ये भी 115 बीएससी में बवाल मचाता है। सर स्पेसिफाइड बिजनेस बहुत सिंपल सर, कुछ लिस्ट ऑफ बिजनेस है, सरकार बोलती है ऑप्शनल है, लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, तेरी इच्छा। तो ऑप्शनल सेक्शन है सर। सेक्शन बोलता है सर अगर आप ये सब स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो सरकार बोलती है 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, पर 3 खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 खर्चे अलाउ नहीं करते सर, बाकी सब अलाउ करते हैं। अच्छा इसमें कुछ बेसिक बातें याद रखना, हॉस्पिटल 100 बेड का होना चाहिए मिनिमम, होटल है तो 2 स्टार या अबव होना चाहिए, ये छोटी बातें याद रखना। वेयर हाउसिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और अब तो आप जीएसटी पढ़ लियो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तो आप भगवान हो, क्या आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये ध्यान रखना सर, ठीक है। बट शुगर इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बोला है, तो शुगर याद रखना है सर कि वो वेयर हाउस में रख सकते हैं अपन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज याद रखना, रोड ब्रिज कैनाल डैम्स वगैरह याद रखना सर, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। फिर हमने बोला था सर अगर आप 35 एडी में क्लेम कर रहे हो 100%, तो एक खास बात है सर, 8 साल एसेट इज्जत से यूज करना सर। अगर आपने 8 साल के पहले एसेट बेची तो उस केस में सर आप जितने साल यूज किए हो उतने साल का हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगी वो आपकी पीजीईपी की इनकम। याद आया? मैं इसमें रेगुलर क्लासेस में आपको एग्जांपल भी लिख के बताया था, 100 माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 15 बचा 85, फिर मान लो 15% डेप्रिसिएशन माइनस करे, 2 साल आपने उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, उसके बाद आप उसको नॉर्मल बिजनेस पे लेके आ गए, तो सरकार बोली अब ये जो वैल्यू बची ये तेरी बिजनेस इनकम है। हाँ हाँ, अगर ये तो इसका क्लियर है सबको, स्पेसिफाइड बिजनेस, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का हो गया 35 एडी। अगर मान लो मैं यही चीज साइंटिफिक रिसर्च में कर लेता, ठीक है, 35 में, अगर आफ्टर यूज है, आफ्टर यूज है, तो सर अगर मान लो वहां पर भी 100 करोड़ की एसेट होती, ठीक है, तो अगर मैंने मान लो इसको 1 साल यूज कर लिया, तो सरकार बोलती है 15 तो हटा दो सर, 1 साल तो यूज किया ना आपने, तो 15 हटा दो, बचा कितना वैल्यू 85, ये 85 आपका क्या मान लिया जाएगा सर, डीम्ड बिजनेस इनकम है ये, डीम्ड बिजनेस इनकम। अब आप इससे ऊपर जितना जाओगे सर, कैपिटल गेन की बातें, ये तब कहानी है जब आप यूज करके बेचते हो, पर अगर आप इसको डायरेक्टली बेच देते हो विदाउट यूज किए, तो फिर उस केस में तो 100 की बात होगी सर।
100 से कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखना सर। देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेको बता रहा हूँ, मैं तेको बता रहा हूँ कारण क्या है, ये इसका रीजन है। अभी सितंबर की जो लास्ट ईयर है ना 2024 सितंबर, उसकी आरटीपी में इसका क्वेश्चन था, और उसकी आरटीपी के जो टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन था उसमें साइंटिफिक रिसर्च की एसेट का यही ट्रीटमेंट किया था। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट मेरे हिसाब से ना जनरली क्या होता है, इंस्टीट्यूट ये ट्रीट करती है कि सर जो भी साइंटिफिक रिसर्च की एसेट है बिना यूज किए, वो जनरली यही ट्रीट करते हैं बिना यूज किए, क्योंकि यूज करके ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए जनरली जितना भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आया ना, सब बिना यूज किए ही आता है, आफ्टर यूज नहीं आता, क्योंकि आफ्टर यूज जाएगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, तो वो 5 साल बाद ये क्या बोलते हैं, 5 साल ही लाइफ मानी जाती है साइंटिफिक रिसर्च में। पूरा पीजीवीपी की इनकम मान लेना, पूरी पीजीवीपी की इनकम। हाँ, कॉस्ट से ज्यादा बेचेगा तो कैपिटल गेन, तो कैपिटल। अरे समझ, ये जो पंगा लड़ते हैं ना, ये लोग 35 एडी में लड़ते हैं, जो तुम लोग अभी मेरे साथ 35 में लड़े ना, 35 में नहीं लड़ते ये मेरे साथ, ये लड़ते 35 एडी में। और मेरे को याद है सितंबर 2024 का जो आरटीपी है ना, उसमें इन्होंने क्या किया है, 35 एडी में लड़ा है, और क्या गजब लड़ा है, क्योंकि एक स्टूडेंट नॉर्मल प्रोफेशन में सोच लेगा, 115 बीएससी में सोच लेगा, उन्होंने ये चीज को एएमटी तक लेके गया। अब एएमटी में एक स्टूडेंट भूल गया कि अरे बाप रे, मेरे को एएमटी में भी तो ये ट्रीटमेंट करना था, वहां पर जाके स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। वो क्वेश्चन अच्छा था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्यारा है। ये समझ आया सबको? फिर हमने बोला था सर 35 एडी, कुछ कंडीशन है सर, अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो ये बिजनेस आपका स्प्लिटिंग अप, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह से नहीं होना चाहिए, या ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए सर। आप पुरानी प्लांट एंड मशीन यूज कर सकते हो, बट कितना, मैक्सिमम 20%। एक ये भी याद रखना, पता नहीं कभी कभी इस पॉइंट को टच करता है, कभी कभी एकदम रेयर, कि सर स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट को अगर आप अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस से यूज कर रहे हो तो वो नॉर्मल केस हो गया, तब आप डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देते हो। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट है और अगर नॉन स्पेसिफाइड में लेके गए हो, तो ध्यान रखना जितने टाइम आप स्पेसिफाइड यूज कर लियो, उतने टाइम का हटा देना वैल्यू डेप्रिसिएशन का, उसके बाद जो बैलेंस फिगर बचेगा वो आपका इनकम मान लिया रहेगा। हाँ, समझ आया? ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। क्लियर हुआ सबको ये समझ आया? ठीक। उसके बाद सर ये अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो इंडेफिनिट पीरियड का रिफॉर्वर्ड। अच्छा, फिर क्वेश्चन बात ये भी आ जाती है, चलो ये तो यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टिल अब डिस्कस कर ही रहे तो कर ही लेते हैं कि सर हाँ, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो कहीं और एडजस्ट नहीं होगा, पर कहीं और का लॉस वो एडजस्ट हो जाता है स्पेसिफाइड बिजनेस से। कैपिटल गेन कैसे होगा? कैपिटल गेन का लॉस तो एडजस्ट ही नहीं हो सकता, सैलरी में लॉस आता नहीं है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस एडजस्ट होगा नहीं, नॉर्मल बिजनेस का होगा। आईयूएस में लॉस आता नहीं है सर, आईएचपी ही तो जिंदा बच गया बस, आईएचपी और नॉर्मल बिजनेस का लॉस, यही दो तो बचे जिंदा जो आप कर पाओगे एडजस्ट। आप सोच लो आराम से बैठ के, कोई और बचा भी नहीं है। 35D ये याद है सर? याद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? ये बहुत सिंपल है सर, ये बहुत सिंपल है सर, कि जितना भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है ये 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जब से आपने बिजनेस कमेंस किया है, या तो जिस दिन से आप बिजनेस एक्सटेंड कर रहे हो तब से लेके 5 साल तक आप इसको क्लेम कर सकते हो।
सर इन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर की डिटेल दी थी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, ये सब था। मेरे को ये पॉइंट अभी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला लग रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को लेके क्वेश्चन बन सकता है कि एक एसएससी को डिटेल फर्निश करनी पड़ती है, ठीक है। furnish a statement containing the particular of the above expenditure within prescribed period to the prescribed income tax authority in the prescribed form and manner। वो एसएससी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो सर जिस खर्चे को लेके एसएससी स्टेटमेंट नहीं देगा, वो खर्चे को वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इसका रिलेवेंस ये है, इस अमेंडमेंट का रिलेवेंस यही है कि जिस खर्चे को लेके अगर एसएससी ने स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया इनकम टैक्स अथॉरिटी को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो उस खर्चे को वो 35D में क्लेम नहीं कर पाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। थोड़ा ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम मेजर अमेंडमेंट है, बट चांसेस कम है, चांसेस कम है आने के, बट आ सकता है, बहुत रेयर चांसेस है। कुछ पूछना था, आगे बढ़ू। फिर ये तो बाकी ये सब एक्सपेंस हम रेगुलर क्लासेस में समझे थे सर, लीगल सर्विसेज, लीगल चार्जेस फॉर मेमोरेंडम आर्टिकल, प्रिंटिंग चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फी, अंडरराइटिंग कमीशन, ये वगैरह। फिर इसके बाद अमाउंट क्वालिफाइंग बहुत सिंपल था सर, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जितना आपने सर खर्चा किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हायर ऑफ सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर अगर कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का 5% देखेंगे सर। अगर कंपनी है तो दोनों में विचएवर इज हायर। उसके बाद आपने जो खर्चा किया दोनों में विचएवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट आएगी वो मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्लेम कर नहीं सकते सर। उससे ज्यादा खर्चा किया तो डेड लॉस है सर, और पहले से माइनस करके बैठे हो पीएल अकाउंट में तो चुपचाप ऐड कर देना सर। समझ आया? इसके बाद ये वाले पॉइंट ऐसे रीड करने वाले होते हैं। अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करवाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, साइन करता है। ट्रांसफर हो गया यूनिट वगैरह अंडरटेकिंग, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर कि अगर ट्रांसफर हुआ है तो जितने साल आपने क्लेम किया बैलेंस ईयर सामने वाला क्लेम करेगा सर। सर्विस यूनिट को भी ये खर्चा मिल जाता है। उसके बाद 35 DDA याद है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये खर्चा हम एक बार में पूरा क्लेम नहीं करते सर, 1/5, और जितने साल आप क्लेम किए हो बैलेंस ईयर सामने वाला क्लेम करेगा अमेलगमेशन डीमर्जर के केस में। इसके बाद आई थी कहानी सेक्शन 36-37, इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट का 2 जगह खर्चा क्लेम नहीं करना। सॉरी, हाँ हाँ, सैलरी सोच रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, दोनों जगह कैसे दिखाएगा, उसकी सैलरी में भी दिखाएगा, यहाँ भी दिखाएगा, तो फिर तो लूट जाएगी सरकार एक जगह। सेक्शन 36-37 ये बहुत सिंपल है था। 36 तो बहुत सिंपल था, इन्होंने बोला था सर लिस्ट बता रहे हैं हम, ये सब एक्सपेंस आप बिजनेस में क्लेम कर सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम कराओ, स्टॉक वगैरह का इंश्योरेंस प्रीमियम सर ये पेड बाय द फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सर कैश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, कैश नहीं होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय का करवाओ हेल्थ इंश्योरेंस, बट कैश नहीं लेना। बोनस कमीशन होना चाहिए सर, डिविडेंड और प्रॉफिट के नेचर का नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड क्लेम करो ना सर, पुट टू यूज के बाद का क्लेम करो, नॉर्मल बिजनेस का इंटरेस्ट है वो भी क्लेम कर लो, कहां मनाइए सर। जीरो कूपन बॉन्ड का डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हो सर। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू सुपर एन्वेशन फंड, तो एम्प्लॉयर यहां क्लेम करता है, वो अपन 43B में पढ़ेंगे एक साथ, एक साथ 43B में पढ़ेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट है, आई पर्सनली थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, अब बात ये सर, ये अमेंडमेंट हुआ है 14% का, और ये अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025 है। अब बात वही है, आप लोगों के लिए अभी एप्लीकेबल होगा नहीं होगा कि ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी अपडेट से क्लियर होगा ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। मैंने आपको इसको पढ़ाया है
पुराना परसेंट 10 होता था, अभी 14 हो गया सर। आप मेरे हिसाब से याद रखो, आप याद रखो 14, क्योंकि इंस्टीट्यूट मैट में भी 14 दिया हुआ है सर। नहीं, 0 बात करता हूं मैं। हाँ, तेरे ही तो फायदे के लिए हो रहा है क्या? डिडक्शन, डिडक्शन एम्प्लॉय लेता है सर, एम्प्लॉयर कैसे लेता है डिडक्शन? गुरुजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो ये 14%, बट आप ये याद रखेंगे सर, सैलरी इंक्लूड्स डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला। पता चला हुआ 14 तो निकालने बैठे, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि 14% किसका निकालना है। तो सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव ग्रेच्युटी फंड में, वो भी ले लेते हैं। इसमें ये वाला पॉइंट याद है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होती है सर। पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और वो जो एम्प्लॉयर को दे देता है, भाई तू तो जा ही रहा है अपना जमा करने, मेरा भी जाके जमा कर दे, तो वो जमा करने की डेट जो होती है वो रिस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था रेगुलर क्लासेस में। जी सर, जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट के केस में 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो अगर फेब चल रहा है तो 15 मार्च तक एम्प्लॉयर को मतलब वो जमा कर देना चाहिए एम्प्लॉय का पैसा। और अगर नहीं किया तो सर वो एम्प्लॉयर की इनकम है। अच्छा, आप लोग ना इसका एग्जाम में ट्रीटमेंट याद रखना। ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा कि आपको पहले वो इनकम में दिखेगा, ठीक है, वो इनकम में दिखेगा, उसके बाद वो छोड़ देंगे और नीचे जाके आपको नोट में देंगे कि एम्प्लॉयर हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट विद इन द ड्यू डेट, तो आप उसको एक्सपेंस में लेना, ठीक है। और अगर उसने पहले से एक्सपेंस में माइनस कर दिया और नीचे लिख दिया है कि एम्प्लॉयर हैज नॉट डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट, चुपचाप एड बैक कर देना उसको। क्योंकि ये जो एड बैक वाला पॉइंट बोल रहा हूं, ये जनवरी के आरटीपी में है, ठीक है, ये जो अभी बच्चे दिए ना जनवरी 25, उनके आरटीपी में, इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छी अच्छी चीजें सर, ध्यान रखने वाली बातें, मेरे को तो अच्छी लगती है बातें। अगला है सर लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स वगैरह, ये बहुत सिंपल है सर, जितने एक्चुअल कॉस्ट है लेस सेल प्रोसीड वगैरह, ये याद रखेंगे सर। फैमिली प्लानिंग का खर्चा सिर्फ किसको मिलता है? कंपनी, एकदम अच्छे से याद रखना सर। रेवेन्यू नेचर का खर्चा 100%, कैपिटल नेचर का खर्चा 1/5 करके मिलेगा, एक बार में पूरा नहीं मिलता सर। एसटीटी और सीटीटी पीजीपी में मिलता है सर, कैपिटल गेन में नहीं मिलता। बेड डेट तो बहुत सिंपल था, बेड डेट आपको अलाउड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलाउड नहीं है, प्रोविजन फॉर बेड रिजर्व क्या क्या तो अनसन बोलते हो, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, सिर्फ बेड डेट अलाउड है। आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, आप बेड डेट क्लेम कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस ये बात याद रखना कि जिस इनकम को आप बेड क्लेम करना चाहते हो, वो इनकम को आपने इनकम शो किया हो। अगर आप उसे इनकम शो नहीं करते तो आप उसे बेड डेट क्लेम नहीं कर सकते सर। आया समझ, बैठा दिमाग में? अगर मैंने कोई डेटा शो किया है, उसके बाद कल के दिन मैंने सामने वाले को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी चाहे तो बेड डेट क्लेम कर सकता है सर। बेड डेट जो होता है वो एसएससी वाइज नहीं होता है, बिजनेस वाइज होता है, एसएससी से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर हुआ?
सेक्शन 41 में आएगा ना कि बैड डेट जब रिकवर्ड होता है तो चाहे आपका बिजनेस रहे चाहे आपका बिजनेस ना रहे, वो पीजीवी की इनकम है, वो टैक्सेबल है। आता है ना वो सेक्शन 41 में है। अभी दूर था इसलिए मैं नहीं बताया। ठीक है, बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? एक पॉइंट याद रखना, एज सच ये सिलेबस में नहीं है पर इंस्टीट्यूट पूछती है सर कि बैंक्स वालों को प्रोविजंस अलाउड होते हैं सर बेड डेट के, बट मान लो सर बैंक्स वालों ने प्रोविजन बनाया, उससे ज्यादा अगर बेड डेट हो गया तो बैंक्स वाले एक्स्ट्रा वाला जितना है वो उसको एज अ बेड डेट क्लेम कर सकते हैं। मतलब बैंक वालों ने प्रोविजन 10 लाख का बनाया और बेड डेट हो गया 12 लाख रुपए, 12 लाख, तो बैंक वाले प्रोविजन दिखाएंगे 10 लाख और बेड डेट दिखाएंगे 2 लाख। दिखा सकते सर, बैंक्स को अलाउड है, सिर्फ बैंक्स। ठीक है, सेक्शन 37 बहुत सिंपल था, ये बोलता था सर 30 से 36 में जो क्लेम नहीं कर पाए मैं दे दूंगा वो खर्चा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बस पर्सनल नेचर का मत लेके आना, कैपिटल नेचर मत रखना, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड रखना, दे दूंगा मैं खर्चा। पर अगर आपका कोई खर्चा ऑफेंस या प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए हुआ तो नहीं दूंगा। अच्छा, ऑफेंस और प्रोहिबिटेड पर्पस इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में देखता हूं मैं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी देखता हूं मैं। या तो आपने किसी को कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया है जो कि प्रोहिबिटेड है सर, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से वॉयलेट कर रहा है सर, तो वो भी अलाउ नहीं होगा सर। अगर आपने सर टू कंपाउंड एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए, अपनी गलतियों को कंपनसेट करने के लिए आपने अगर कोई पे किया है तो सरकार बोली वो भी खर्चा हम नहीं देंगे, पर मेरे हिसाब से इसको तो याद रखना चाहिए। To settle proceeding initiated in relation to contravention under such law as may be notified by the central government. कोई भी लॉ के अंदर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ होगा, उस कॉन्ट्रावेंशन को आप सेटल करने जा रहे हो, कुछ पैसा दे के सेटल कर रहे हो। अभी हुआ ना वो समय रहने वाला किस्सा कहानी, तो आप उसको सेटल करने जा रहे हो। सेटल करने के लिए जो आप पैसा पे कर रहे हो, सरकार बोली वो खर्चा हम नहीं देंगे। ये अमेंडमेंट है 1/4/2025 से एप्लीकेबल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने भी दिया है। एप्लीकेबल आपके अटेम्प्ट के लिए मई, सितंबर और जनवरी। मई वालों के लिए तो मेरे को नहीं लगता ये एप्लीकेबल होगा, बट इंस्टीट्यूट सैटरडे अपडेट से क्लियर करेगी। मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बता दिया, याद रखना सर, क्योंकि टू सेटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रवेंशन अंडर सच लॉ एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी लॉ जिसमें आप सेटल कर रहे हो प्रोसीडिंग्स वगैरह को, अरे बहुत सारे लॉ है, जीएसटी भी तो है सर जहां पर सेटलमेंट होते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स तो वैसे भी अलाउ नहीं करता, इनकम टैक्स में भी प्रोसीडिंग सेटल्स होते हैं, बहुत जगह होते हैं, बहुत लॉ है जहां पर सेटलमेंट्स होते हैं। सेबी करता है सेटलमेंट, कैरा है, फेमा है, बहुत सारे लॉ है जहां पर सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, सीएसआर का खर्चा तो ये देंगे नहीं, भूल जाओ, एक फुटी कौड़ी, सोचना भी मत। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन द मैगजीन पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी नहीं देते सर, अभी तो चुनाव है, बहुत कहानियां थी ये सब। इलीगल बिजनेस का खर्चा या लॉस आप इलीगल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। फिर हम सेक्शन 40 पढ़े थे सर, याद है सेक्शन 40 डिसअलाउंसेस की लिस्ट है सर, जिसमें हमने पहला पढ़ा था सर कि अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को पे किया या आउटसाइड इंडिया पे किया बट आपने टीडीएस नहीं काटा सर, एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कुछ भी बोलो, एनी अदर सम चार्जेबल, सरकार बोली भैया अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो हम आपको खर्चा नहीं देंगे, और 100% खर्चा नहीं देंगे। मैं बोला कब तक काटना है टीडीएस, बोले ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप टीडीएस काट दो। मैं बोला भूल गया तो, बोले खर्चा नहीं देंगे, खर्चा तो नहीं देंगे।
मैं बोला सुनो मैं भूल गया, बट सामने वाले ने टीडीएस काट दिया, काट के टैक्स जमा भी कर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, सरकार बोली दे देंगे खर्चा। मैं बोला सुनो मैं टीडीएस काटा बट आपको जमा करना भूल गया, तो खर्चा दोगे? सरकार बोली नहीं, आपको टीडीएस काटना भी है और जमा भी करना है। मैं बोला इस साल टीडीएस काटा, अगले साल आपको जमा किया, सरकार बोली अगले साल आना, अगले साल देंगे ये खर्चा, इस साल तो नहीं देंगे। सेम इज द केस विथ रेसिडेंट, सेम इज द केस विथ रेसिडेंट। ये याद नहीं आएगा आपको एग्जाम में, ऊपर वाला तो याद आ जाएगा, ये याद नहीं आएगा कि सर आपको ना कभी भी कोई ट्रांजेक्शन हो, जब आपको स्पेसिफिकली ऐसा लिखा हुआ दिखे कि हमने पेमेंट किया रेसिडेंट को, तो इट्स एन इंडिकेशन वहां पर कुछ टीडीएस की बातें होने वाली है। आपको कोई क्वेश्चन में टर्नओवर दे दे ऐसे कि टोटल टर्नओवर इसका साल भर का इतना है, मतलब वो कहीं ना कहीं टीडीएस छूने वाला है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी पॉइंट होते हैं हिंट के, अगर आप इन्हें समझो तो ये आपकी बहुत काम के, बहुत काम के। आ रही बात समझ? बाकी रेसिडेंट के लिए तो सिंपल है 30%। हाँ डिपेंड करेगा, कुछ तो आगे लैंग्वेज देगा, ऐसे कैसे बोल के छोड़ देगा मुझे। क्वेश्चन में बताएगा, नहीं तो तेरे को क्या करेगा पता है, जानबूझ के बता देगा पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम 194 जे अप्लाई करते हैं, और अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं 195 अप्लाई करते हैं। बात उसकी नहीं है, देखो नीचे जाके उसका टर्नओवर दे देगा, और उसका टर्नओवर देगा तेरे को 60 लाख, वो 194 जे एप्लीकेबल ही कहाँ हुआ? वो तो तब एप्लीकेबल होता है ना जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाए सर, बिजनेस के केस में। तो आपको हर बातें ध्यान रखनी होती है, यू नीड टू बी वर्सेटाइल। आपका दिमाग आए बाएं चलना चाहिए इधर से उधर कनेक्ट करने के लिए, तो अच्छी ग्रिपिंग होती है, फिर गलती नहीं होती है। तो गलती होने के स्कोप है। इनकम टैक्स देंगे नहीं सर खर्चा, इनकम टैक्स सरचार्ज सेस फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ये नहीं देने वाले। वेल्थ टैक्स देंगे नहीं, रॉयल्टी वगैरह पेबल बाय स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स नहीं, सैलरी आउटसाइड इंडिया टीडीएस नहीं काटे नहीं देंगे, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड नहीं देंगे। ये याद रखना, थोड़ा याद रखना। टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परचेज, एम्प्लॉयर के भी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी आप में पे कर देता टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परचेज। घर होगा, गाड़ी होगी, कोई भी चीज होगी नॉन मॉनेटरी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी आप में पे कर देता है तो एम्प्लॉयर को वो खर्चा अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अगला है सेक्शन 40B। ये याद है किसके लिए था? पार्टनरशिप फर्म। ये बड़ा सिंपल था, इन्होंने बोला सर सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आपको जो नाम से बोलना सर, नॉन वर्किंग पार्टनर को दिए तो माइनस करने ही नहीं देंगे, वर्किंग पार्टनर को दिए तो लिमिट में माइनस करने देंगे सर, लिमिट से एक्सीड किया नहीं देंगे माइनस करने। याद है लिमिट? हाँ ये 3 कैसे हो गए, 6 होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मर्डर हो जाएगा। ठीक है चलो चलो, ये अमेंडमेंट की बात। ठीक है, अब ध्यान दो सर, तो लिमिट क्या है सर? अप टू 6 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी पार्टनरशिप का एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहले ये चेक करना वो मुझसे क्या चाहता है, कि बुक प्रॉफिट चाहता है। कई बार क्या होता है पता है, लोग खुद से बोल देते हैं कि अलाउेबल रेम्यूनरेशन, मतलब खुद ही निकाल के दिया है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको देखना होगा क्वेश्चन, अंधाधुंधी बुक प्रॉफिट निकालने मत चल जाना। ठीक है, और जब आप बुक प्रॉफिट निकालोगे तो एक बात का ध्यान रखना, पीजीईपी के पूरे सेक्शंस का ट्रीटमेंट करोगे एक्सेप्ट सेक्शन 40B। समझ आ रही बात? एक्सेप्ट एक्सेप्ट 40B में जो आप रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन करते हो उसके अलावा बाकी सब पॉइंट का ट्रीटमेंट करोगे।
मतलब डेप्रिसिएशन का करोगे, एडिशनल का करोगे, डिसअलाउंसेस का करोगे, 43B का करोगे, सब करोगे ट्रीटमेंट, सब सब। इवन इंटरेस्ट अगर 12% से ज्यादा होगा तो वो भी ट्रीट करोगे, वो भी आप डिसअलाउ करोगे, ये ध्यान रखना। आ रही बात समझ? ये बुक प्रॉफिट निकालते टाइम, एक बार बुक प्रॉफिट आ गया उसके बाद सिंपल है सर, 6 लाख तक 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख। अच्छा लॉस हुआ तो 3 लाख। हाँ इन्होंने यही तो बोला है कि अगर 6 लाख, अभी यार क्या हो गया, अगर 6 लाख बुक प्रॉफिट है और इन केस ऑफ लॉस, लॉस हुआ तो भी आप 3 लाख तक तो दे सकते हो रेम्युनरेशन, दे सकते हो, देना नहीं देना आपकी चॉइस। समझ आया? याद रखना दोनों में विच एवर इज मोर है। समझ आ रही है कहानी? अच्छा वो डीड वाला पॉइंट बोल रहा है, हाँ सर आप रेम्युनरेशन वही दे सकते हो जो पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन्ड है, आप उसमें रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ? ये लिमिट है सर, और जितना बैलेंस बुक प्रॉफिट बचेगा उसका 60%, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हो आप, आपकी चॉइस, इससे कम दे सकते हो। समझ आया? बैठा दिमाग में? बैठा दिमाग में? ये ध्यान रखना। इसके बाद ठीक है, छोटी छोटी कुछ बातें, एकदम सिंपल सी बात। पहली एक सिंपल सी बात ये कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है तो क्या पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है? यस एग्जेम्प्ट होती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है। बट सर अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? नहीं सर, वो तो उनकी पीजीपी की इनकम और टैक्सेबल हो जाता है, ध्यान रखना सर, भूल जाओगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बीच में छोड़ के गया तो उसका जितना शेयर है उतने शेयर का जो लॉस है पार्टनरशिप फर्म का, वो लॉस पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर सकती। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बीच में छोड़ के गया तो उसके शेयर का जितना लॉस है उतना लॉस पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो फर्म का लॉस नहीं माना जाएगा, वो पार्टनर जा चुका है। समझ आई बात? नहीं पूछता ये पॉइंट, एक आध बार ही पूछा है बट पूछा तो है। ठीक है, अगला याद है ये सेक्शन 48(2), ठीक है, एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट्स करते हो सर, ठीक है, किसको? स्पेसिफाइड पर्संस या रिलेटिव्स को, तो सरकार बोलती है सर ये डिसअलाउड है, जितना भी आप एक्सेसिव और अनरीजनेबल करोगे वो डिसअलाउ हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद अपन सेक्शन 48(3) पढ़े थे, याद है? सेक्शन 48(3) मैंने आपको बोला था सर, कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए जहां पर लड़ाई हो जाए कि 48(2) भी है 48(3) भी है तो 2 पहले आएगा बाद में 3 आता है सर, ध्यान रखना, क्वेश्चन करवाया हूं मैं इसका। ठीक है, तो सर 2 और 3 अगर लड़ाई हुई तो 2 पहले आएगा फिर 3 आएगा, और 3 बोलता है सर 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक आदमी को आप नहीं पे कर सकते कैश में। ठीक है, आप अकाउंट पे ही चेक रख लो, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट रख लो, ऑनलाइन सिस्टम रख लो, मुझे चलेगा, क्रॉस चेक मत रखना, क्रॉस चेक को मैं कैश मानता हूँ, पूरे इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्रॉस चेक को मैं कैश मानता हूँ, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है,
सर ये 10,000 की लिमिट ट्रांसपोर्ट वालों के लिए 35,000 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद रूल 6DD था, इसमें बहुत सारे केसेस दिए हुए थे जहां पर सर ये 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ये आप लोगों को लिमिट एक बार रीड करनी चाहिए, ये एक बार आप रीड कर सकते हो, इसको पूरा याद नहीं करना पड़ता सर, एक बार रीड करना। हाँ हाँ, पेमेंट में टू आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंक्स वगैरह ये सब चीजों का पेमेंट, या फिर एग्रीकल्चर वाले लोगों को पेमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहा है, ऐसे विलेज वगैरह में जहां पर बैंक्स नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला याद रखना है यार, ये आता है एग्जाम में। याद है रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो अपन एम्प्लॉयज को देते हैं सर, वो 50,000 से ज्यादा कैश में नहीं दे सकते। हाँ ठीक है सर, हम किसी को टेम्पररी पोस्ट किए कोई प्लेस में 15 डेज या मोर के लिए, तो सर उस केस में उसको वो वहां पर सर ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं कर सकता शिप वगैरह में, या ऐसी कोई प्लेस में ऑनलाइन सिस्टम्स वगैरह चलते नहीं है सर, बैंक्स वगैरह नहीं है, वहां वो कैश चल सकता है सर। तब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउड नहीं होता है, बट प्रोविजन मेड फॉर ग्रेचुटी ऑन एक्चुरियल बेसिस मिल जाता है। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में लिखवाया था, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था सर, अगर आपने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया है और उतना ही करंट ईयर में पे कर दिया है तो वो प्रोविजन अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑन एक्चुरियल बेसिस मिल जाएगा। नहीं, 2 बार बोला भाई, नहीं तू बात कर रहा था बाजू में, मैं सुना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑन एक्चुरियल बेसिस मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अगर सिर्फ दिया रहे तो नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड बट द अमाउंट हैज बीन पेड, जितना पे कर देगा उतने का प्रोविजन मिल जाएगा। समझ आई बात। सेक्शन 41 याद है सर, डीम प्रॉफिट। आप ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसको एज एन लाइबिलिटी क्लेम कर लिए थे, बाद में वो लाइबिलिटी कैंसिल हो गई, सामने वाले को पैसा नहीं देना पड़ा, पर आपने तो लाइबिलिटी क्लेम करके अपना प्रॉफिट कम किया था, तो सरकार बोलती है अब कैंसिल हो गई, अब तो उसको अपनी इनकम दिखा दे। मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था सर कि मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करना था 1 लाख रुपए, क्रेडिटर बोला जा बे तू 90 दे दे चल जाएगा मुझे, तो मेरा तो फायदा हो गया ना सर। समझ आया। इसमें हम बैड डेट रिकवर्ड भी पढ़े थे सर, क्लियर है। सेक्शन 43B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Any sum payable by the SEC by way of tax, duty, cess, fees, by whatever name called। इसमें मैंने आपको टैक्सेस में बताया था, म्युनिसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो टैक्स होगा ना सब डाल देना, बस इनकम टैक्स को छोड़ के। ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, अबे कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में, इनकम टैक्स का मत डालना सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस मिल सकता है एग्जाम में। फी, कोई भी फी हो सकती है, फी तो कोई भी हो सकती है सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, या कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन फी, कुछ भी हो सकती है, व्हाट एवर नेम कॉल्ड। ये सब अगर आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे करते हो तो हम देंगे, नहीं पे करते नहीं देंगे, जिस साल पे करोगे उस साल देंगे हम। क्या बोला, समझ आया।
बैठा दिमाग में, ध्यान रखना सर। यहाँ पर ना एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर के पास ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे करने का टाइम पीरियड है सर। अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो मिल जाएगा, नहीं पे किया तो जिस साल पे करेगा उस साल मिलेगा। बोनस कमीशन, लीव इनकैशमेंट, आप रेलवे एसेट यूज कर रहे हो उसके लिए पेमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन लियो सर, इंटरेस्ट अब कहीं से भी हो सकता है लोन, बैंक्स, एनबीएफसी कहीं से भी हो सकता है लोन, ठीक है। पर ये वाला याद रखना, अभी भी ये नया है सर, एमएसएमई, ठीक है। इसमें दो ही कवर्ड है, ठीक है, मीडियम नहीं है इसमें, माइक्रो और स्मॉल है कवर्ड, ठीक है। और टाइम लिमिट है इनके लिए, टाइम लिमिट कितनी है? 15। सर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15, एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल भी था, ध्यान रखना इसको। एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 दिन, एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट किया तो आप इसी साल खर्चा क्लेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है। मीडियम के लिए हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे, माइक्रो और स्मॉल की जो कैटेगरी है ये याद रखना पड़ेगा कि माइक्रो में कौन आता है और स्मॉल में कौन आता है। मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज दोनों अलग अलग है। अप टू 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा अप टू 5 करोड़। सर्विसेज के केस में सर 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा बट अप टू 2 करोड़। ये अच्छा पॉइंट है, मेरे को आज भी लगता आ सकता है सर कि सर अगर आपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट किया या तो इंटरेस्ट को कोई ऐसी चीज में कन्वर्ट किया जिससे आपका पेमेंट डिफर हो गया सर, का एग्जाम्पल हम डिबेंचर लिए थे, आपने इंटरेस्ट को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया सर जिससे आपका पेमेंट डिफर हो गया। सरकार बोलती भैया सुनिए हम इसको पेमेंट नहीं मानते हैं और हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सर। हम तो तभी अलाउ करेंगे जब आप एक्चुअली में जाके पे कर क्या होगे। समझ आई बात? इसके बाद 43 सीए पढ़े थे, याद है? ये तो बहुत लड़ाई लड़े थे सर कि एक बिल्डर, याद है, बिल्डर लैंड बिल्डिंग बेच रहा है सर, वो याद है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली कहानियां। तो अगर कभी एग्जाम में 43 सीए का क्वेश्चन हो तो इसमें सबसे पहले देखना सर क्या वो बंदा बिल्डर है जो बेच रहा है, क्या वो उसके लिए, अच्छा वहां बिल्डर नहीं लिखेगा ना, वहां लिखेगा ही कीप्स द लैंड एंड बिल्डिंग एज हिज स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड है मतलब सर वो क्या है, बिल्डर है, ठीक है। ये मिलेगा आपको, ऐसे थोड़ी बोलेगा ये बिल्डर है बताओ इसका आंसर, ऐसे नहीं होता है सर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बिल्डर है, अगर बिल्डर ट्रांसफर कर रहा है तो सबसे पहले ये चेक करो सर क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री क्या एक है कि अलग अलग है, पहले ये चेक करो। एक बार पता चल गया अलग अलग है तो फिर चेक करो सर एग्रीमेंट वाले दिन कहानी कैश में चली कि अदर देन कैश चली। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम अगर कैश में चली तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो लेंगे वो कब की लेंगे सर, डेट ऑफ रजिस्ट्री की। और अदर देन कैश रहा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट। एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता चल गई, सुना मैं भी, ठीक है, मैं भी सुना, अगर एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता चल गई उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे सर कि जो हमारा, ऐसे लिख के वहां पर एग्जाम में लिखना सर सेल कंसीडरेशन प्लस 10% चेक करूंगा सर क्या मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे कम है तो सरकार बोली तेरी वैल्यू जीत गई। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में है सरकार बोली तो भी तेरी वैल्यू जीत गई। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये जो 10% क्या उससे ज्यादा है सरकार बोली फिर हम जीत गए।
हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन हो जाएगी। याद आया? एक बात बता देता हूं, इतना चमत्कार मत कर देना कि यहां पर इंडेक्सेशन करो। यहाँ इंडेक्सेशन नहीं होता सर, वो कैपिटल गेन में होता है। बता रहा हूँ, एग्जाम की हड़बड़ी में कुछ भी होता है, कुछ भी पॉसिबल है। अगला था सर सेक्शन 44AA। ये क्या था याद है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाली बात है सर। ये बहुत सिंपल था सर। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल तो हम ये चेक करेंगे सर, क्या आपका तीनों साल में ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा, तीनों साल, तो आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा सर। तीनों साल, तीनों साल, ऑल द 3 इयर्स, ऑल द 3 इयर्स। ठीक है, इनको क्या क्या बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, इसको रीड कर लेना। अगर मेडिकल प्रोफेशनल वाले हो तो ये 2 एडिशनल बुक्स है सर। इनके अलावा बाकी दुनिया है तो उनके लिए ये था सर कि उनकी इनकम 1,20,000। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो इनकम 2,50,000 सर। टर्नओवर 10 लाख, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ 25 लाख। अच्छा, ये क्या तीनों साल देखना है? नहीं नहीं नहीं, एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर्स, तीन में से कोई भी एक साल। बाकी लोगों के लिए 3 में से कोई भी एक साल, और उनका पहला साल है तो वही साल देखना। ठीक है, आगे बढ़ते सर। बुक्स कहाँ मेंटेन करना है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। कितने साल? 6 साल। अगला है 44AB। मैं तो आपको आज भी बोलूंगा, अगर आपको 44AB और AD सीखना है, रियल लाइफ में सीखने का मन है, तो सर उठाओ आरटीपी, और आरटीपी उठा लो मई 24 की। क्या आरटीपी थी यार, क्या क्वेश्चन था, बवाल है वो क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी आपकी 44AB और AD की, गजब कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। कि यहां पर तो चलो ठीक है, सिंपल है, वहां पर वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, बहुत प्यारा इंप्लीकेशन है। तब 44AB याद है? टैक्स ऑडिट, अरे याद है? 3 लिमिट थी, 1, 2, 10। एक जनरल लिमिट है, 2 44AD वालों के लिए है, और 10 करोड़ ऐसे कोई लो। या तो कैश पेमेंट्स या अमाउंट रिसीव्ड, बोथ एंड बोथ, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मस्त चीज है, मस्त चीज है, सही बता रहा हूँ, बेहतरीन है। ठीक है, अगर 5% से ऊपर गया तो 10 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी सर। अगर आप प्रोफेशन वाले लोग हो तो आप लोगों के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी है? 50 लाख। इसके बाद 44AD। आप लोग नहीं समझ रहे हो डिफरेंस। नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो डिफरेंस। आप लोग को बोल रहे हो यहाँ जब बवाल है तो आप लोग मजाक समझ रहे हो इसको। आप पढ़ो क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग फॉर एक्सपेंडिचर कैश, ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट फॉर सेल टर्नओवर। अबे ऑल अमाउंट रिसीव्ड है सर। आप समझो, एक तो माल बेच के पैसा आया, कोई बात नहीं, वो तो हम खुद ही देख के पढ़ के समझ गए। ऑल अमाउंट रिसीव लिखा है सर, कैपिटल रिसिप्ट भी आएगी। वो क्वेश्चन यही वाला पॉइंट चेक किया है, समझो, इंपॉर्टेंट है। ऑल अमाउंट रिसीव, अबे जहां से भी पैसा मिला तेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मस्त बात है। क्योंकि जब मैं आपको नीचे 44AD पढ़ाऊंगा, अबे कहां भाग गया, ये रहा, यहां पर दिया हुआ है 5% ऑफ द टर्नओवर। सर बड़ा जबरदस्त है,
आपको लग रहा है आपको कि सर अरे यार क्या बच्चे, नहीं भाई, आप गलत टैक्स ऑडिट अप्लाई कर दोगे लिमिट। अगर आपने टैक्स ऑडिट की लिमिट गलत अप्लाई करी तो आप समझो सर आप पूरा टीडीएस गलत अप्लाई करे हो, क्योंकि अगर टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल गलत करोगे तो टीडीएस कैसे एप्लीकेबल करोगे? टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल गलत कर दोगे तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी सर इसकी। बता रहा हूं वो क्वेश्चन अच्छा है। ऑल अमाउंट रिसीव लिखा है, ऑल ऑल। अबे जहां से पैसा आएगा सब सबको ऐड कर दूंगा और सबको ऐड करके चेक करूंगा क्या 5% से ज्यादा तो कैश नहीं ले रहा हूं मैं। हाँ यही तो लिखा है मैंने, ऑल, सब सब ऑल। यहाँ ऑल लिखा है, नीचे आप ध्यान दो ऑल नहीं लिखा है, 5% ऑफ टर्नओवर लिखा है 44 एडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। आई मेरी बात समझ? ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन। मैं होता तो अब तक तो पूछ लिया होता, पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों नहीं पूछी, पता नहीं क्यों नहीं पूछी। पर वो अभी भी जीता जागता कंसेप्ट है जो इंस्टीट्यूट छू ही नहीं है। क्यों नहीं छुई राम मालिक, बट छूने लायक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ? 44 एडी ये बड़ा सिंपल है सर। ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल होता है कि सिर्फ बिजनेस के लिए? बिजनेस सर, प्रोफेशन के लिए 44 एडी है जिंदा है सर। ये हम किसको देते हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप, नॉट एलएलपी, नॉट एलएलपी। एलएलपी को नहीं देते हैं, ठीक है सर। ऐसा कोई पर्सन जो 10 AA क्लेम कर रहा है सर, SCZ, नहीं देते उसको 44 एडी। ये सब टोटल इनकम में काम आने वाली बात है। या तो 80 IA से लेके 80 RR भी क्लेम कर रहा है। अबे रॉयल्टी वाले आदमी को भी 44 एडी नहीं देते हम। डबल ए वाले को भी नहीं देते 44 एडी। टैक्स ऑडिट वालों को मिलता है, जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल होती है 44 एडी में, एबी में। समझ आया सर? एलिजिबल बिजनेस 44 एई वाला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो अलग ही बिजनेस बना हुआ है सर। जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं करता, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम 2 से 3 करोड़ तक की भी लिमिट दे देते हैं, प्रोवाइडेड उनका 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर या ग्रॉस से, जो बोल लो, कैश में नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर जब 44 एडी देखता हूं ना तो सिर्फ कैश रिसिप्ट देखता हूं, पर सर जब मैं 44 एबी देखता हूं ना तो ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल पेमेंट मेड सब देखता हूं। अच्छा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी इनकम निकाल रहा हूं, इसलिए सिर्फ रिसिप्ट देखता हूं। और वहां पर जब मैं 44 एबी कर रहा हूं तो मैं कोई इनकम इनकम निकालने बैठा नहीं हूं, मैं तो ये चेक कर रहा हूं मेरे पर टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा कि नहीं। समझ आई बात? समझ आया डिफरेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। 5% होगा चलेगा ना? हाँ, 5% से ज्यादा कैश में काम हुआ तो 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, 2 करोड़ की हो जाएगी। आई बात समझ? क्रॉस चेक अभी भी कैश है, क्रॉस चेक अभी भी कैश है, तो वैसे नॉर्मल है। ठीक है सर।
स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को ये सेक्शन नहीं मिलता, कमीशन और ब्रोकरेज करने वाले को या एजेंसी वाले लोगों को ये सेक्शन नहीं मिलता। फिर उसके बाद 8 और 6% करते हैं सर, बाद में करते हैं हम 8 और 6%। 8 और 6% तो बहुत दूर की दिल्ली होती, बाद में आप चाहो तो 8 और 6% जो भी क्लेम की हो उससे हायर भी क्लेम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, दोनों में whichever is हायर। ये बेस है, याद है ना, 8 और 6, 8% कैश वाला, 6% नॉन कैश। चेंज कर दिया इसको निर्मला सीतारमन ने, डायरेक्ट टैक्स कोड में ये चेंज हो चुका है। अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है। नहीं 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 भाई, वही वही दिमाग में चलेगा नहीं। अभी 8 और 6 मेरे लिए, 8 और 6 मेरे लिए, 8 और 6 मेरे लिए, 8 और 6। हाँ जी, बात क्यों? नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38। सर 30 से 38 तक के कोई भी एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। इट मींस सेक्शन 40 के डिसअलाउंसेस हो सकते हैं सर, सेक्शन 43 बी एप्लीकेबल हो सकता है सर, ये ध्यान रखना। 30 से 38 तक के कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। तो क्या हुआ, उसके आगे के तो सेक्शन अभी भी जिंदा है सर। सेक्शन 40 है, 41 है सर, डीम्ड प्रॉफिट भी आ जाएगा, ध्यान रखना सर। 30 से 38 क्लेम नहीं कर सकते, उसके आगे के सेक्शन अभी भी जिंदा है सर। 43 बी पिक्चर में आएगा, सेक्शन 40 डिसअलाउंसेस पिक्चर में आएगा सर, ठीक है। फिर डब्ल्यूडीबी की बात है सर, डब्ल्यूडीबी कैसे निकालते हैं? जैसे हम एसेट्स में वैल्यू एडजस्ट करने के बाद जो बचती वैल्यू, वैसे डब्ल्यूडीबी निकालेंगे सर। कि जैसे कि हमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है सर, अगर आपने 44 एडी एक साल भी कैंसिल किया तो अगले 5 साल ये आपको सेक्शन मिलेगा नहीं सर। और अगर इससे कम आप प्रॉफिट क्लेम करने का जो 8 और 6 आता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी सर, ठीक है। इन लोग एडवांस टैक्स डिपॉजिट करते सर ऑन और बिफोर 15 मार्च। है समझ? 44 एडीए ये किसके लिए सर? प्रोफेशंस के लिए सर। यहाँ पर इनके लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख, ये 75 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है, प्रोवाइडेड 5% से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, कैश में काम नहीं होना चाहिए सर। बाकी बातें सेम। इनके लिए इनकम कितनी होती है? 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट, जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% इनकम है। बाकी बातें सेम, वही चीज चलती है सर। 44 ए क्या था सर? फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड कैरियज। 10 से ज्यादा ट्रक एक दिन में नहीं होना चाहिए, एक मिनट भी 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होनी चाहिए। 10 या 10 से कम होगा तो आप ये सेक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर आपके पास 10 ही ट्रक है और अगर आपने पैन नंबर दिया है तो 194 सी में आपका टीडीएस भी नहीं कटता, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इनकम टैक्स कनेक्ट किया करो, ठीक। चलो अभी तो ये कहानी देखते हैं। इनको बोला सर गाड़ी दो टाइप की होती है सर, हेवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड व्हीकल। सर हैवी गुड्स तब मानेंगे जब 12,000 केजी से ज्यादा होगा तो हैवी गुड्स के केस में इन्होंने बोला सर 1,000 पर मंथ पर टन इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स कर लेना सर। और अगर लाइट गुड व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स कर लेना सर, ठीक है। आप इससे ज्यादा दिखा सकते हो, इससे कम नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। बाकी ये कहानी सेम थी सर। फिर एग्रीकल्चर इनकम को लेके सर अभी जनवरी में बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू आ चुका है, मैं बता रहा हूँ आ चुका है, अच्छा एमसीक्यू। मुझे नहीं लगता अब दोबारा एग्रीकल्चर इनकम को टच करेगा, अभी तो नहीं करेगा, मई वाले में तो नहीं टच करेगा, मई में तो टच नहीं करेगा सर, ठीक है। बट स्टिल आई पर्सनली थिंक ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो। नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होती है इसको रीड करके जाना, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो इससे आया है, बता रहा हूं। ये रहा वो, इस पॉइंट से पूरा एमसीक्यू बना दिए थे, 6 मार्क्स का केस सिनेरियो इस पॉइंट से आया था। हुकुन्स हुकुन्स एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मलबरी लीव्स
एग्रीकल्चर इनकम है। सिल्कवॉर्म नहीं है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया अभी जनवरी वालों का, आप लोग एमसीक्यू केस सिनेरियो देख सकते हो। सर रबर के केस में बिजनेस और एग्रीकल्चर का परसेंटेज ये, कॉफी के केस में देखना पड़ेगा कॉफी कौन सी वाली है, सादी चॉकलेट कॉफी, सादी है तो ये, चॉकलेट है तो ये। क्या बोल रहा है, टी के लिए 40-60, और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो केस सिनेरियो आया था वो इसी पॉइंट को लेके आया था, और स्टूडेंट कहां गड़बड़ किए मैं आपको बताता हूं। सर होता ये है कि एग्रीकल्चर इनकम हर बच्चे ने सही निकाला, पर सर बिजनेस इनकम निकालते टाइम मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी बोला था, आप इसको भूल जाओगे। सर आपने जो रॉ मटेरियल से आगे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो वो रॉ मटेरियल की जो मार्केट वैल्यू है वो एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए तो हम लेते हैं, कोई नहीं भूलता एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए भूल जाते हैं। क्या होता है, बिजनेस के लिए याद ही नहीं रहता कि उसकी मार्केट वैल्यू लेना है। हम क्या करते हैं, सेल प्रोसीड लेते हैं, एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं, कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू भूल जाते हैं। सर बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर इनकम के सेंस में टैक्स कैसे निकालते थे, इसका क्वेश्चंस कराया मैं आपको, बहुत अच्छे से याद होगा सर। पहले नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स निकाल लो, फिर सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स निकाल लो, जो नॉर्मल निकाले जो बाद में निकाले दोनों को माइनस करो, उतने का आपको क्या मिल जाएगा। जितना माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर ये रिबेट वगैरह अगर कुछ होगी, इन केस अगर टैक्स रिबेट वगैरह होगी तो एडजस्ट कर लो, और उसके बाद बैलेंस पेबल आ जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। चलो सर 115 बीएससी की कहानियां लिखे सर। सर 115 बीएससी के कारण पीजीपी में 3 मेजर चेंजेस है। ठीक है, सेक्शन लिख लेते इसको अपन। सर सेक्शन 115 बीएससी बोल लो इसको आप, या फिर सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोल लो, जो भी बोल लो आप। सर इसके कारण सर 3 मेजर चेंजेस आते हैं सर। ठीक है, पीजीपी में सबसे पहला है सर, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता सर। ठीक है, सबसे पहला है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। दूसरा आप ये याद रखेंगे सर, साइंटिफिक रिसर्च याद है, सेक्शन 35 की कहानी सर, साइंटिफिक रिसर्च। इसमें सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड 4 ये 2 ही मिलते हैं, ये 2 अलाउड है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 2 अलाउड है, इसके अलावा बाकी अलाउड नहीं है। सर 1 किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर 4 किससे रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रिस्टल क्लियर। तीसरी चीज सर सेक्शन 35 एडी याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस। ये 3 चीजें 115 बीएससी के केस में हमें ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्मल प्रोविजन में तो हम ये सब चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, बट 115 बीएससी का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। आया समझ। यहां पर अपना पीजीपी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन इसके क्वेश्चंस कवर